जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग संविधान के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उसको व्याख्यात्मक रूप से हल करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। कथन में दिया गया है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और कारण में दिया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कथन तो बिल्कुल सही है, यानी ये तो बिल्कुल सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन कारण सही नहीं है। जो कारण लिखा गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों कोई सीमा नहीं, गलत है। यानी ए सही है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 74 में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इस प्रकार कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। इसमें सी सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए में है सीधी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित तो होगी। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या तो खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा, ऑप्शन ए इसमें सही है, चाहे सीधे अपने शक्तियों का प्रयोग करे, नहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, आप जानते हैं भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। और अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा उसके सदस्य भी शामिल होंगे, के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यानी अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। कारण में है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
भारत का में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो आप जानते हैं ऑप्शन में है प्रत्यक्ष निर्वाचक द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, और अगला है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी पहला सही है। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा भी सही है। दूसरा लिखा गया राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये शामिल नहीं होते हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, इसको 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक होते हैं, यानी विधानसभा सदस्यों को ये अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये शामिल नहीं होते। यानी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य में विधान परिषद के सदस्य होते हैं भाग नहीं लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, यानी ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आर्टिकल 54 के अनुसार? तो ध्यान देना, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत है। सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। सभी राज्यपाल व उपराज्यपाल ये भाग नहीं लेते हैं। केवल और दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केवल संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वहीं अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस समय राज्य के जो विधानसभा सदस्य जो चुनाव में पहले भाग लिए होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है?
पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, पहला है। दूसरा है बी में राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। तीसरा है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और चौथा है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है। मतलब निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, अगर उसमें से कोई अनुपस्थित रहता है तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा। वो भले ही सांसद हों या विधायक हों जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं टलता है। और सभी सही है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद बना रहता है, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने से उसका चुनाव स्थगित किया जाता है, ये गलत है। ऐसा कोई स्थगन का प्रस्ताव नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। मतलब अनुसमर्थन का मतलब होता है कि उनको कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए तब जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। 10, 20, 15, 5। तो ध्यान देना, अनुसमर्थन मतलब अनुमोदकों की संख्या। तो ध्यान देना, पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में, इसको याद रखना, वर्तमान में 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रहेंगे तभी जाके कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और जो व्यक्ति यानी 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे वो निर्वाचक मंडल से ही संबंधित होंगे, बाहर से नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि किस कंडीशन में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है। दूसरा, उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तीसरा, वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और चौथा, वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो किस कंडीशन में वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो आप जानते हैं कि अगर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि वह अगर उच्च विधान परिषद का सदस्य हो, उच्च सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है यानी उच्च सदन का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। शिक्षा से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अनपढ़ भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। 2, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। नंबर 3, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए।
तो ध्यान देना, पहला जो लिखा गया है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति अगर कोई बन रहा है तो चाहे बाद में ही अगर भारत का नागरिक बन जाता है तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर पहला गलत है तो ना तो सी होगा, ना तो ए होगा और ना ही डी होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है, बस ऑप्शन बी सही है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो मतलब सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य यानी विधायक भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है किंतु विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता, यानी अगर वो मान लो सांसद है या विधायक है तो जैसे ही वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी वो सांसद या विधायक नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? फिर से निर्वाचित हो सकता है कोई भी व्यक्ति, पुनः राष्ट्रपति बन सकता है जो राष्ट्रपति है। तो आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख किया गया है कि वह अपने पुनः पद को धारण कर सकता है। भारत में चाहे जितनी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो ध्यान देना, अगर विवाद है तो केवल एक ही उसमें ऑप्शन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय के द्वारा इस प्रकार विवाद संबंधित फैसले नहीं किए जा सकते। तो सी इसमें सही है बिल्कुल। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अपने पद ग्रहण के दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। आर्टिकल 56 में लिखा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करेगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान देना, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 20 में सही है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति की इसकी सूचना मिलती है और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार ही सबसे पहले यह सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को
देता है। लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही है। पूछा गया है कि आखिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त कर लेता है तो उपराष्ट्रपति यह त्यागपत्र, आप जानते हो, लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उससे पद से हटाना है तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अगर वह महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप जानते हो महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो आप जानते हो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही राष्ट्रपति को अपने कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ध्यान देना, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाने के 2 सप्ताह पहले यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, सूचित किया जाता है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों को है। संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा, दोनों सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। आर्टिकल 61 के अनुसार, 61 के अनुसार। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन, इसमें सही है। अभी इस पर हम लोग चर्चा ही किए, यानी इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये प्रस्ताव यानी महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 61 याद रखना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कम से कम 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, तब जाके महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया
है, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया है, इसको आपको बताना है किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान देना, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए, यानी कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है उसको भर लेना चाहिए। तो आर्टिकल 62 में कहा गया है, यानी 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर उसको भर लेना चाहिए। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, महाभियोग से हटाया जाता है, कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो नया राष्ट्रपति है वो 6 महीने के अंदर चुन लिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति में तत्काल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पदभार संभाल लेते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। यानी पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना, मतलब कितने समय के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए, वही प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रिक्त होने की 3 से 6 माह के अंदर पद को भर लेना अनिवार्य है, 6 माह के अंदर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा 6 माह है। 6 माह, अधिकतम 6 माह निर्धारित की गई है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 महीना। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकता है अधिकतम। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति की स्थिति, अगर पद खाली है तो उस पद को उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो आप लोग बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, कमेंट करके इसको बताएंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कह रहा है राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। डी बिल्कुल सही है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई नहीं है तो ऑप्शन बी सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठेगा, यानी लेकिन राष्ट्रपति की कुर्सी कभी खाली नहीं रहेगी।
राष्ट्रपति कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय एक बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी कौन धारण करेगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। अगला प्रश्न, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका होता है उसका जो अध्यक्ष होता है आर्टिकल 53 में ही लिखा गया है, राष्ट्रपति उस समय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। यानी किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं। तो आप जानते हैं कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। हालांकि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थ के द्वारा काम करवाए। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। किसमें निहित किया गया है। तो आप जानते हैं अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ए भी सही, दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये पूछा गया है। तो इसमें पहला बिल्कुल गलत है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। यानी पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है।
जरूरी नहीं कि किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन आप जानते हैं अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ता है। तो 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का आमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का जो आमुख, मुखिया जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 में मोरारजी देसाई के समय में इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा कहे गए हर बात को स्वीकार करने के लिए मान्य नहीं है, वो एक बार वापस भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? कब भंग कर सकता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। सी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? अनुच्छेद 108 के तहत 108 के तहत संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो आज बस यहीं तक। मुझे आशा है कि ये सभी प्रश्न आप रिपीट कर लेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके आप बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।